हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जियोलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ माइटोसिस, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मियासिस या माइटोसिस से एक जरूर आते हैं, मियासिस या माइटोसिस में एक जरूर आता है। माइटोसिस क्या है पहले ये आपको जानना है। व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस इज ए प्रोसेस इन विच सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। ईच डॉटर सेल कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन देयर मदर सेल। हिंदी में सुने, माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सिंगल सेल डिवाइड करती है टू डॉटर सेल्स में। सिंगल सेल डिवाइड करती है दो डॉटर सेल में, और दोनों में क्रोमोसोम नंबर जो होता है, दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? सेम होता है एज इन दियर मदर सेल। जैसे हम लोगों में सपोज कर लो 46 क्रोमोसोम है, तो माइटोसिस डिवीजन जो होगा एक सेल का, तो दो सेल डिवाइड करके बनेंगी जब दोनों सेल में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कितना होगा? 46 ही हो। ऐसा कैसे होता है? कोई पूछे आपसे भाई अब 46 क्रोमोसोम एक सेल में है और वो सेल डिवाइड करके फिर 46 बना रही है। दो सेल डिवाइड, दोनों में 46, कौन से ऐसी मैथमेटिक्स है कि 46 को डिवाइड करेंगे फिर 46 आ जाएगा। 46 क्रोमोसोम इन सिंगल सेल व्हेन यू डिवाइडेड बाय माइटोसिस डिवीजन, और यू कैन से व्हेन माइटोसिस डिवीजन occurs, टू सेल फॉर्म, ईच सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा मैथमेटिक्स है जो ऐसे हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या है, इंटरफेज अवस्था में जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो डुप्लीकेशन होता है उसका। इंटरफेज अवस्था में वो भी यस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो क्रोमैटिड्स तो आप सपोज कर लो कि क्रोमोसोम का जो मटेरियल होता है वो डबल हो जाता है, लेकिन सेंट्रोमियर से एक अटैच होता है, इस वजह से उसकी गिनती हम नहीं करते। डबल तो हो जाता है लेकिन उसकी गिनती हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम का जो डबल मटेरियल है वो किससे साथ अटैच है? सेंट्रोमियर से, इसलिए हम उसको दो नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना? 46 एक्चुअल में वो दुगना हो चुका है उसका अमाउंट, लेकिन सेंट्रोमियर एक होता है उससे अटैच होगा, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? उसको डबल नहीं कर सकते। जबकि एक्चुअली में 92 अमाउंट का हो जाता है, 46 दुना 92, लेकिन सेंट्रोमियर एक होता है, इसलिए उसको हम गिनती 46 की ही करेंगे। 46 डिवाइड किया, डबल हो चुका था, लेकिन नंबर में आप गिनती नहीं कर सकते थे उसको, फिर 46 ही आया। ये माइटोसिस डिवीज़न है। माइटोसिस डिवीज़न जो होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं। माइटोसिस डिवीज़न को डिवाइड किया गया है 4 फेजेस में। पहले आप सुन लीजिएगा, फिगर में ड्रा के भी समझाना पड़ेगा वो 4 फेजेस में। पहला फेज़ होता है माइटोसिस डिवीज़न का, पहला फेज़ होता है आप इसको बल्कि 2 ही फेज में डिवाइड कर दिए ऐसे ही। एक इंटरफेज होता है, एक मेटाफेज होता है। माइटोसिस या सेल डिवीज़न को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जनरली ऐसे सिंपल वे में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? इंटरफेज और यम फेज। इंटरफेज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वो है G1 फेज, G2 फेज, G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। हमारी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा तो समझ में आएगा। मैंने कहा सेल डिवीज़न को 2 भागों में डिवाइड, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 स्टेप में भाग नहीं कर सकते, 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप है इंटरफेज, दूसरा स्टेप है यम फेज या माइटोटिक फेज। ठीक, इंटरफेज को फर्दर डिवाइड किया गया है कई भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और वो 2 भाग कौन होते हैं पता है आपको? वो 2 भाग होते हैं आपके इंटरफेज को डिवाइड किया गया कई भागों में? 2 भागों में, 1 2 3 1 2 3। G1 फेज, यस फेज, G2 फेज। इंटरफेज जो होता है उसको हम बोलते हैं अंतरावस्था, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है माइटोसिस डिवीज़न के लिए। जिसमें सेल क्या करता है? अपने को एडजस्ट करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। क्या करने के लिए? प्रिपेयर करता है सेल डिवीज़न के लिए। समझ रहे हैं ना? इसमें पहला फेज़ है G1 फेज़। G1 फेज़ में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कौन सा सिंथेसिस होती है? प्रोटीन।
समझ रहे हैं ना। जैसे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है, हेलिकेज है, टोपोइसोमरेज है, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से ढेर सारी एंजाइम्स क्या होती बनती है, उसमें प्रोटीन्स भी बनता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी बढ़ता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन भी बढ़ता है, न्यूक्लियर प्लाज्मिक प्रोटीन भी बढ़ता है। ये G1 फेज में, इंटरफेज के। फिर उसके बाद दूसरा होता है यस फेज। उसमें एक लाइन की बात जरूर याद रखिएगा, G1 फेज में पहले याद करिए प्रोटीन सिंथेसिस होगा, बस एक लाइन की बात पहले याद करो, उसके बाद जो डिटेल पढ़ेंगे। तो अब डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, टोपोइसोमरेज, हेलिकेज, समझ रहे हैं ना, न्यूक्लियेज, लाइगेज, ढेर सारी एंजाइम्स होंगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगी, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होंगी, न्यूक्लियर प्रोटीन होंगी। तो ये तो ढेर सारा हो गया। तो प्रोटीन सिंथेसिस कर देंगे तो आपका मामला तय हो जाएगा। दूसरा होता है यस फेज, जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन दुगना होता है। वही मैं बताया था ना अभी आपको, डीएनए क्या होता है, डबल होता है। डीएनए डबल होता है, उसमें डीएनए क्या होता है, डबल। और जब डीएनए डबल होता है तो इसका मतलब क्रोमोसोम का अमाउंट दुगना हो गया। दुगना तो हो ही गया ना। अब क्रोमोसोम का अमाउंट क्या हो गया, दुगना हो गया। तो डबल हो गया, लेकिन अटैचमेंट एक सेंट्रोमियर से है, इसलिए हम उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। इसके बाद G1 फेज हो गया, एस फेज होगा। इसके बाद G2 फेज आता है। ये इंटर फेज में तीनों अवस्थाएं हैं, इंटर फेज में तीनों अवस्थाएं। फिर G2 फेज आता है, इसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, जिसमें सेल अपने आप को रेडी कर लेता है क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनना प्रारंभ हो जाए। स्पिंडल फाइबर का माइक्रोट्यूब्यूल बन जाता है, समझ रहे हैं ना। स्पिंडल फाइबर्स का क्या बन जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाते हैं। और जो है ढेर सारे जो सेल के ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं उसके प्रोटीन बन जाते हैं। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह ढेर सारा हो जाता है, जो बच्चा पूछा है, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह, समझ रहे हैं ना। बहरहाल हिस्टोन प्रोटीन तो पहले ही बन जाता है, पहले G1 फेज में। और G2 फेज में सेल की अदर प्रोटीन्स बनती है, जो सेल अपने आप को प्रिपेयर्ड करता है। सेल अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर्ड करता है, क्या करने के लिए, सेल डिवीज़न के लिए, समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। ये किसका है, इंटरफेज का है। फिर से समझे आप, मैंने कहा सेल डिवीज़न में एक अंतरावस्था आती है, इंटरफेज को बोलते हैं। इंटरफेज को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप है G1 फेज, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, समझ रहे हैं ना। फिर दूसरा फेज होता है यस फेज, सिंथेटिक फेज कहते हैं, जिसको बोलते सिंथेटिक फेज कहते हैं। G1 फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं, फर्स्ट गैप फेज कहते हैं। G1 को फर्स्ट ग्रोथ या फर्स्ट गैप फेज कहते हैं, जिसमें डिवीज़न होता है किसका, जिसमें डिवीज़न होता है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है डिवीज़न में, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दूसरा जो स्टेप होता है एस फेज, उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, एक लाइन की बात। तीसरा जो होता है G2 फेज, उसमें बचा हुआ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। बचा हुआ क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है सेल डिवीज़न के लिए। ये तो कौन हो गया, इंटरफेज। हालांकि इंटरफेज में एक और अवस्था आती है G0 फेज। कौन आता है, G0 फेज, जिस समय सेल रेस्ट में रहती है, कोई फंक्शन नहीं करती है, उसको G0 फेज कहते हैं, समझ रहे हैं ना। हालांकि बुक में मेंशन नहीं होता है, लेकिन हम लोग कंपटीशन बता देते हैं कि G0 फेज आता है, फिर G1, फिर यस, फिर G2 फेज, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका सेल डिवीज़न की बातें। इंटरफेज की बात हुई। इंटरफेज अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें सेल रेस्ट में रहते, प्रिपरेटरी फेज में होते। प्रिपरेटरी फेज में डिवीज़न की अवस्था वो नहीं होती है। उसको मोस्टली डिवाइड किया जाता है 3 भागों में, लेकिन एक स्टेप और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। G0 फेज होता है। G0 फेज में सेल रेस्टिंग पीरियड रहती है, उसमें कोई जो है प्रोसेस नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। रेस्टिंग पीरियड उसको बोलते हैं। बहरहाल वो मेंशन नहीं होता बुक में, लेकिन G0 फेज ऑफ होता है। रेस्टिंग पीरियड ऑफ सेल कॉल्ड है G0 फेज। दूसरा होता है G1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज,
जिसमें सेल की प्रोटीन बनती हैं। सेल की क्या होती है? प्रोटीन बनती हैं। डी अब वो बता चुके हैं। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, टोपोमरेज, हेलिकेज, ये सब होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन सब बनेंगे। डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए एंजाइम ढेर सारी। दूसरा स्टेप जो होता है उसमें एस फेज, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। अगला स्टेप जो होता है वो है G2 फेज, जिसमें क्या होता है सेल अपने आप को प्रिपेयर्ड, इसमें प्रोटीन बनता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर्ड करती हैं सेल डिवीज़न के लिए। ठीक, अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सेल अपने आप को प्रिपेयर्ड करती हैं क्या करने के लिए? सेल डिवीज़न के लिए। ठीक है, तो अब आप ज़रा देखें 1 मिनट के लिए, अगर आप समझना चाहते हैं। अब इसके बाद आता है एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस फेज। माइटोसिस वो प्रोसेस होता है, माइटोसिस क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें, माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड करती हैं 2 डॉटर सेल में, दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है एज इन देयर मदर सेल। कोई प्रॉब्लम है आपको? अरे बोलिए ना। कुछ नहीं है, बहुत इजी, वेरी सिंपल है। अब इसका मेटाफेज को 4 स्टेप में डिवाइड किया, 4 सब फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सब तो आपने पढ़ा होगा इसमें 12th में, सब 12th में पढ़ा होगा आपने। तो माइटोसिस डिवीजन को 4 भागों में डिवाइड किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है ना। तो इसी को मैं फिगर ड्रा करके समझाया हूँ, आज समझा दे रहा हूँ, कल लिखाऊंगा। तो अब माइटोसिस फेज आ गया। माइटोसिस फेज पहले फिगर आपको बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। फिगर इसको आपको बनाना पड़ेगा ज़रूर, बिना फिगर बनाए काम होगा नहीं, मैं समझ रहा हूँ। थोड़ा सा इसको और ऊँचा कर दें तो आपको शायद वो मामला शायद दिखाई दे जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखो आप माइटोसिस की 2 कौन अवस्थाएँ हैं। माइटोसिस जो होता है उसके 4 स्टेप हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक, अब हम एक एक स्टेप पे देखेंगे। ये प्रोफेज स्टेज है। कौन स्टेज है ये? प्रोफेज। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें क्रोमोसोम थिन है। क्रोमोसोम कैसा है? थिन है। क्रोमोसोम कैसा है? थिन है। ये क्या है? सेंट्रियोल जो होता है मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रियोल किधर मूव कर रहा है? अपोजिट पोल की तरफ। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रियोल है मूव अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, डिसअपियर होना प्रारंभ हो जाता है। फिर से सुनो, अर्ली प्रोफेज में, ये अर्ली प्रोफेज लिखा हुआ है। अर्ली प्रोफेज में ध्यानपूर्वक देखिए, अर्ली प्रोफेज है ये। अर्ली प्रोफेज में ये क्या होता है कि जो ये सेल है
सेल का जो सेंट्रियोल होता है वो दो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है। कहाँ जाने लगता है? दो अपोजिट पोल पे। किस पे जाने लगता है? दो अपोजिट पोल पे जाने लगता है, ठीक है ना, दो अपोजिट पोल पे जाने लगता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होता है। एक लाइन की बात ये बताना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डिसअपीयर। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। क्रोमोसोम थिन होता है। ये क्या है? क्रोमोसोम थिन है। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम यहाँ पर कैसा है? थिन है। क्रोमोसोम क्या हो गया भाई? क्रोमोसोम ये यहाँ पे ना दिखा के यहाँ पे दिखा देते हैं। ये क्रोमोसोम है। कौन है ये? क्रोमोसोम। कैसा है? क्रोमोसोम लेस कंडेंस्ड है। क्रोमोसोम कैसा है? लेस कंडेंस्ड। मैंने बताया अर्ली प्रोफेज अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना प्रारंभ हो जाता है, हो भी जाता है उसी प्रोफेज में ही। सेंट्रियोल मूव करके अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और क्रोमोसोम कंडेंस्ड होने लगते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? कंडेंस्ड होने लगते हैं। ये क्रोमोसोम थिन है, कंडेंस्ड होने लगता है, ठीक है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे गया, जाने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, क्रोमोसोम बिकम्स कंडेंस्ड। अब देखो लेट प्रोफेज में देखिए क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गया, मोटा हो गया थोड़ा, बोलिए ना यार, दो क्रोमेटिड का बना ही होता है क्रोमोसोम। और ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है, सेंट्रियोल विजिबल हो जाता है। सेंट्रियोल क्या होता है? ये सेंट्रियोल है, बहुत ज़्यादा नहीं प्रोमिनेंट होता, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। सेंट्रोमियर ये। अब लेट प्रोफेज तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो जाएगा, ये न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं, ठीक। क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाता है, सेंट्रोमियर थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है, कंडेंस्ड मतलब घना हो जाता है, मोटा हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाने लगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है ना। ये सेंट्रियोल या स्पिंडल फाइबर, ये जो था थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है इसका जो दो क्रोमेटिड का बना हुआ है, क्रोमेटिड बीचों में से क्या होता है? टूट जाता है। क्रोमेटिड बीच में से स्प्लिट करता है, बिखरता है, तो यह एक क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड दिखाई देने लगते हैं। देखो ना इधर आप, ये सेंट्रोमियर है, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है। फिर इसमें भी देखिए एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, ठीक है। एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है। और यहाँ पर कौन है? ये है सेंट्रियोल एट द अपोजिट पोल। सेंट्रियोल कहाँ है? अपोजिट पोल की तरफ, ठीक। सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ है। क्रोमेटिड जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। ये अर्ली मेटाफेज अवस्था है, लेकिन देखो क्रोमोसोम दोनों मध्य में बिल्कुल स्थित नहीं है, एक ऊपर एक ठो ऊपर एक ठो नीचे। अब ये मेटाफेज में एक्स सेप्ट क्रोमोसोम हो जाता है, सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं और इसको अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ऐसे क्या करने लगते हैं? खींचने लगते हैं। ये इधर खींचेगा और ये ऊपर की तरफ खींचेगा। क्या खींचेगा? स्पिंडल फाइबर। आप देखो स्पिंडल फाइबर ये ऊपर, ये इसको खींचेगा ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ खींचना प्रारंभ करेगा। कौन खींचेगा? स्पिंडल फाइबर्स, एस्टर रेज या स्पिंडल फाइबर्स खींचेगा अपोजिट पोल की तरफ सेंट्रियोल में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है? ये लेट मेटाफेज है। कौन है ये? लेट मेटाफेज। इसमें क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स, ये लेट मेटाफेज है। इसमें जो है ये दो क्या हैं? दोनों अपोजिट पोल की तरफ कौन है? सेंट्रियोल है। ये क्रोमोसोम जो है कौन है? क्रोमोसोम।
ये क्रोमोसोम जो है ये स्प्लिट कर जाता है, यहीं पर से क्या टूट जाएगा ये, और टूटने के बाद आधा ये एकदम यहीं से सेंट्रोमियर से स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा। जब सेंट्रोमियर से स्प्लिट कर जाएगा तो ये आधा ऊपर चला जाएगा, आधा इस तरफ, आधा इस तरफ। अब दो क्रोमोसोम बन गए, देखो ये देखो डिवाइड कर क्या हुआ, 2 क्रोमोसोम ऊपर चला गया, 2 क्रोमोसोम नीचे चला आया। क्रोमोसोम के आर्म किधर की तरफ हो गए, क्रोमोसोम के आर्म इक्वेटर, इक्वेटर मतलब होता मध्य, इक्वेटर मतलब क्या होता है मध्य, अपोजिट पोल का मतलब जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, समझ रहे हैं ना। और ये इक्वेटर का मतलब जो होता है मध्य में, तो मध्य क्रोमोसोम मध्य में नहीं, क्रोमोसोम का आर्म जो होता है वो मध्य की तरफ हो गया, और सेंट्रोमियर किधर की तरफ हो गया, सेंट्रोमियर हो गया अपोजिट पोल की तरफ। अब ये 2 क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे, अब ये इलांगेट करेगा, इलांगेट करने के बाद ये न्यूक्लियोप्लाज्म का डिवाइड, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, न्यूक्लियोलस बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा और न्यूक्लियोलस बन जाएगा, और ये सेल डिवाइड कर जाएगा कै सेल में, तो 2 डॉटर सेल्स में। कै डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में। ये देखिए 2 डॉटर सेल्स बन गई, बोलिए ना। यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे नहीं दिखाई दे, ये टीलोफेज अवस्था है। कौन अवस्था है ये, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो टीलोफेज अवस्था है, ठीक है। कौन अवस्था है ये, टीलोफेज। हम और ऊपर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा बाहर, हम क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, हम और ऊपर लिख दे रहे हैं। ये टीलोफेज है, कौन है, टीलोफेज। अब आपको दिखाई दे रहा होगा टीलोफेज, तब भी नहीं दिखाई दे रहा स्पष्ट, यार क्या करें। ये यहाँ नीचे लिख रहा है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, कौन है, टीलोफेज स्टेज, टीलोफेज स्टेज। कौन अवस्था है ये, टीलोफेज, टीलोफेज स्टेज है। और ये 2 डॉटर सेल है, ये दोनों क्या हैं, 2 डॉटर सेल, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा इसलिए लिख दे रहे हैं, 2 डॉटर सेल है ये। कौन है, 2 डॉटर सेल्स। ये पूरा बन गया। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा बन गया, न्यूक्लियोलस पूरा बन गया, सेंट्रियोल 2 अपोजिट पोल पे हैं, और ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पहले, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। कै क्रोमोसोम बनेंगे, कै सेल बनेंगी, 2 सेल, दोनों में क्रोमोसोम संख्या 2 ठो है, कै गठ 2 ठो, बोलिए ना। इसको बोलते हैं डॉटर सेल। सन सेल क्यों नहीं कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि प्रोड्यूस करने की क्षमता, रिप्रोड्यूस करने की क्षमता, प्रोड्यूस करने की क्षमता वो किसके पास होता है, मदर सेल के पास ही। कोई फादर तो बच्चा पैदा नहीं करता है, अरे बच्चे पैदा करने में हेल्प करता है मगर वो पैदा नहीं करता। पैदा करने वाली कौन होती है, माँ। पैदा करने वाली कौन होती है, माँ होती है। हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो आप एक बार पुनः देख लें, ये माइटोसिस डिवीज़न है। माइटोसिस डिवीज़न 4 फेज में डिवाइड किया गया है। ये पहला फेज है, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना प्रारंभ हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना प्रारंभ हो गया, और ये जो सेंट्रियोल हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे। किधर तक जाने लगे, अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, क्रोमोसोम कंडेंस होना प्रारंभ हो गया। क्रोमोसोम संख्या 2 है, क्रोमोसोम संख्या कैट है 2। अब देखिए लेट मेट प्रोफेज में देख रहे हैं, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेंट्रियोल और दूर चला गया है अपोजिट पोल की तरफ। ये लेट प्रोफेज है। फिर मेटाफेज में देखेंगे, ये क्रोमोसोम एक्स शिफ्ट हो जाता है। क्रोमोसोम कैसा होता है, एक्स शिफ्ट हो जाता है और मध्य में स्थित होने का प्रयास करता है। अभी मध्य में स्थित नहीं हुआ है, लेकिन लेट में देखें मध्य में स्थित हो जाएगा। मध्य मतलब होता है इक्वेटर पे स्थित हो जाएगा। मध्य में क्या होगा, सिचुएटेड हो जाएगा। इसके सेंट्रोमियर से ये सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर क्या होता है, अटैच हो जाता है। इसके सेंट्रोमियर से ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है किसका, सेंट्रियोल का। और ये दोनों क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का प्रयास करते हैं ऐसे। ध्यान दीजिए, जब डिवाइड करने का प्रयास करते हैं तो ये क्रोमोसोम दोनों अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते। क्रोमोसोम किधर जाने लगता है, अपोजिट पोल की तरफ। लेकिन अभी डिवाइड हुआ नहीं है।
ये खींच रहे हैं, स्पिंडल फाइबर खींच रहे हैं, क्योंकि सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे इधर से ही खींचेगा, इधर से ही खींचेगा, सेंट्रोमियर इस क्रोमोसोम टूट जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी टूटा कहाँ, ये स्टैरेज आपको दिखाया गया है, ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड है, बोलिए ना, ये सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। आप लेट मेटाफेज में देखेंगे तो एकदम देखिए बिल्कुल मध्य में क्रोमोसोम दोनों आ गए हैं, यहीं से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, ये सेंट्रियोल की तरफ भागेंगे तो दो क्रोमोसोम बन जाएगा। देखिए दो क्रोमोसोम बन गए, दो क्रोमोसोम इधर हो गए, दो क्रोमोसोम इधर हो गए। और ये क्या है, ये कौन है, सेंट्रियोल। स्पिंडल फाइबर किसको खींचा, किसने, स्पिंडल फाइबर ने या एस्टरेज ने। इसके बाद ये इलांगेट करता है, इलांगेट जब करेगा तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः बन जाएगा। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था, वो न्यूक्लियोलस पुनः बन जाएगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि जगह है नहीं। ये कौन है, न्यूक्लियोलस पुनः बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, न्यूक्लियोलस पुनः बन गया और पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर ये न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। समझ रहे हैं ना। अब साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होगा, कै सेल्स बनेंगी, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा एज इन दियर मदर सेल। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम होगा एज इन दियर मदर सेल। तो यही पूरा सेल डिवीज़न का स्ट्रक्चर है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसका माइटोसिस का सिग्निफिकेंस का, ये फिगर आप देखते हैं, हम बोल रहे हैं पीछे से, आपको फिगर बनाना पड़ेगा ना। माइटोसिस डिवीज़न जो होता है सेल के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोसिस डिवीज़न जो होता है सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोसिस डिवीज़न जो होता है ये हीलिंग ऑफ वुंड के लिए होता है। माइटोसिस डिवीज़न जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस डिवीज़न जो होता है डॉटर सेल को बनाता है। समझ रहे हैं ना। और माइटोसिस डिवीज़न ही है जो हीलिंग ऑफ वुंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, घाव भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीलिंग ऑफ वुंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइटोसिस डिवीज़न ही होता है, बात समझ रहे हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोसिस रीजनरेशन में भी भाग लेता है। यही पूरा माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है। माइटोसिस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, माइटोसिस किसके लिए, माइटोसिस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हो गया, माइटोसिस हीलिंग ऑफ वुंड के लिए हो गया, माइटोसिस रीजनरेशन के लिए हो गया। माइटोसिस जो होता है यह क्या का सोमैटिक सेल में होता है। माइटोसिस कहाँ होगा, सोमैटिक सेल में। ये बातें पूरी हो गई माइटोसिस के विषय में। फिगर देख लीजिए, अगर कहीं पर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी बात समझ रहे हैं। ये YouTube पे 1-2 दिन चलेगा, बाकी नहीं चलेगा, क्योंकि फीस जिसका पेड नहीं होगा उसका ऐप पे हम हटा देंगे उससे। अभी 1-2 दिन तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद मैं ऐप से हटा दूंगा उसको, ठीक है ना। मतलब YouTube से 1-2 लेक्चर देख लेगा, उसको फिर हम ऐप पे जोड़ेंगे 1-2 दिन में। इसलिए फीस जिसका बचा हुआ हो वो जमा कर दे आके यहाँ पे, फ़ोन करके आ जाएगा, फीस यहाँ जमा कर दें, ठीक है। आप माइटोसिस पढ़ लीजिए, कल इसको लिखवा देंगे। समझ में ना आया होगा तो आप समझ लीजिएगा, फिर एक बार बता देंगे कल, ठीक।